Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 10 of chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Up to the previous section हम लोगों ने डिस्कस किया था रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करता है। तो एक्चुअल में रेप्लिकेशन के टाइम पे यूज होने वाली मशीनरीज एंड कौन कौन से नंबर ऑफ एंजाइम्स है वो हमें ये पॉइंट के अंदर डिस्कस करना है। तो फॉर एग्जांपल इसेरिशिया कोलाई को हमने एज अ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनिज्म लिया हुआ है। सो इन लिविंग सेल्स सच एज द इसेरिशिया कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। बहुत सारे नंबर ऑफ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, पर इनमें से सबसे मेन एंजाइम जो होगा वो एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि हमें पता है सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, जैसे कि एटीजीसी। तो एटीजीसी का पॉलीमराइजेशन कौन से बेसिस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि भाई टेम्पलेट या तो पेरेंटल स्ट्रैंड के पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को यूज करके डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का क्या करता है, पॉलीमराइजेशन। नाउ ये एंजाइम का इंपॉर्टेंस क्या है? सो दिस एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स है as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time। एकदम कम टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कर देता है, इसीलिए ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम है। फॉर एग्जांपल इसेरिशिया कोलाई के पास 4.6 10⁻⁶ बेस पेयर है। अब ह्यूमन बॉडी के पास डिप्लॉयड कंटेंट अगर आप देखो तो वो है 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर। तो ये जो 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर है उनका डबलिंग कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन दी 18 to 20 मिनट्स। मीन्स इसेरिशिया कोलाई के पास 4.6 10⁻6 बेस पेयर है, तो उनको डबलिंग उनका रेप्लिकेशन उनकी कॉपी जस्ट 18 मिनट में कर देता है। तो वो एंजाइम की एक इंपॉर्टेंस है। उसका मतलब क्या होता है कि भाई एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो पहला तो एक तो स्पीड के साथ काम करता है। इंपॉर्टेंस नंबर 2, नॉट ओनली डू दिस पॉलीमराइजेज हैव टू बी फास्ट, खाली फास्ट ही नहीं है, कभी कभार फास्ट काम करने में हड़बड़ी हो जाती है, बट दे ऑल्सो हैव टू कैटेलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्वांटिटी तो है ही, साथ साथ में क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करता है। सो वी नो दैट कि भाई छोटी सी एक भी मिस्टेक अगर हो जाती है, एनी मिस्टेक अकर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, वी नो दैट रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन, चेंजेस हो जाता है। तो सीक्वेंस के अंदर अगर चेंजेस हो गया तो मे भी पॉसिबल है, आपको पता है चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने डिस्कस किया था जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का दो इंपॉर्टेंस, एक तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ काम करता है एंड नंबर 2 बहुत ही स्पीड से काम करेगा। फर्दरमोर चलो एंजाइम की बात होगी। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि एक डीएनए के पीस में से 2 डीएनए के पीस जनरेट करने हो तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इवन डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, अब यहाँ पे हमें डीएनए बनाना है तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं। तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के 2 रोल है। कौन कौन से रोल वो परफॉर्म करता है? पहला, इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, तो पहला तो काम करता है वो सबस्ट्रेट का। सेकेंड, दे प्रोवाइड एनर्जी, ये है सेकेंड फंक्शन।
फॉर पोलिमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि आपको पीछे लिखा हुआ है ट्राइफॉस्फेट। सो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के दो रोल है, फर्स्ट एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट एंड सेकेंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पोलिमराइजेशन रिएक्शन। क्योंकि टू टर्मिनल फॉस्फेट इन डिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज इन द केस ऑफ एटीपी। तो एटीपी में जैसे दो टर्मिनल फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही डिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड के अंदर जो तीन फॉस्फेट हैं उनमें से टर्मिनल फॉस्फेट जो होते हैं वो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स हैं एंड विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पोलिमराइजेशन। चलो, ये एक एंजाइम की जरूरत तो है ही, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसके अलावा और भी एडिशनल एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एकदम क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ रेप्लिकेशन नाम की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा और भी नंबर ऑफ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब आपको पता है लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, तो एक सेल के अंदर से अगर आप डीएनए का मॉलिक्यूल निकालो तो अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर का होता है। अब और डीएनए का स्ट्रक्चर तो डबल स्ट्रैंडेड है, ऐसी हेलिकल स्ट्रैंड होगी और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सो ये दोनों स्ट्रैंड को एंटायर लेंथ से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। सो सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, अगर एंटायर लेंथ पे आप उसको सेपरेट करोगे तो वेरी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पूरी की पूरी दोनों स्ट्रैंड हम सेपरेट नहीं करते, पर क्या करते हैं, रेप्लिकेशन अकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। कि भाई चलो मैं यहां से आपको बता दूं, तो ये रीजन से डीएनए का हेलिक्स थोड़ा सा ओपन होगा और वो ओपनिंग वाले पोर्शन को बोला जाता है रेप्लिकेशन फॉक, और वो रेप्लिकेशन फॉक से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी और वहां से हम लोग रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि भाई यहां तक दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ी थी। अब हमने क्या कर दिया, तो दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। तो दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे तो बनने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ रेप्लिकेशन फॉक। तो ये है टेम्पलेट डीएनए, या तो उसे बोला जाता है पेरेंटल स्ट्रैंड। पेरेंटल स्ट्रैंड को यहां से मैंने सेपरेट किया क्योंकि पूरी लेंथ से उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो चलो, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। अब दोनों के पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि मैं खाली एग्जांपल ले लूँ, ATGC, यहाँ पे ले लेता हूँ TACG। तो अब पेरेंटल स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड होगी। तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन था रेप्लिकेशन फॉक का। इवन आप यहाँ पे भी डायग्राम देख सकते हो कि भाई ये डायरेक्शन में डीएनए अनजिप होता जाएगा। अनजिप का मतलब है अनवाइंड होता जाएगा। तो जैसे ही अनवाइंड होगा तो पेरेंटल स्ट्रैंड को यूटिलाइज करके नई नई स्ट्रैंड बनाई जाती है। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन फॉक। ओके, तो पूरी प्रोसेस क्या होती है आपको पता है। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो होते हैं आर सिक्वेंशियली ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के सपोर्ट से अब आप चलो यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई चलो मैंने यहाँ पे एंजाइम्स रखा है, तो वो एंजाइम्स क्या करेगा, इनके बीच के जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो धीरे धीरे क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो उसके लिए दो एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने हैं, गायरेज और टोपोआइसोमरेज, और दूसरा है हेलिकेज। तो हेलिकेज नाम का एंजाइम जो है स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, एंड गायरेज या तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, रिड्यूस दी सुपर कोइलिंग, मतलब फिर से कंबाइन न हो जाए और डीएनए को ब्रेक होने से बचाता है। चलो, तो दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। अब दोनों स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को यूज करके आप डायग्राम के अंदर क्लियर कट देख सकते हो कि रेप्लिकेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए कभी कभार रेप्लिकेशन को बाई डायरेक्शनल प्रोसेस के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। चलो, अब एंजाइम के सपोर्ट से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से सेपरेट हो गई। तो सेपरेटेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यू चेन।
तो नई चेन बनाने के लिए सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो इंफॉर्मेशन देगी, उसको नाम दिया जाता है टेम्पलेट चेन। तो ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड या तो टेम्पलेट चेन आप बोल सकते हो। इवन ये डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों टेम्पलेट डीएनए है। वो टेम्पलेट डीएनए को यूज करके नई स्ट्रैंड का प्रिपरेशन होगा। तो टेम्पलेट चेन की सीक्वेंस कैसी है उसके हिसाब से हम लोग नई चेन की सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट चेन डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ न्यू चेन। और ऑलवेज याद रखना रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम की और ही होगा। तो आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि रेप्लिकेशन 5 से 3 की ओर हो रहा है एंड यहाँ पे भी 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही रेप्लिकेशन नाम का प्रोसेस कंटिन्यूअस आगे बढ़ेगा। ओके, सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपको पहले ही मैंने बताया कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन पोलैरिटी के बेस पे अगर आप देखो तो 5 to 3 में ही होता है। बट जब ये एंजाइम 5 से 3 की और ही पॉलीमराइजेशन नाम की प्रोसेस, रेप्लिकेशन नाम की प्रोसेस करता है, दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। क्यों रेप्लिकेशन फॉर्क के पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस इसलिए होते हैं कि आप रेप्लिकेशन फॉर्क का एक एंड देखो तो वहां पे 5' है और दूसरे एंड पे 3' है। तो 5' और 3' है तो दोनों के अंदर भले 5 से 3 में ही बनेगा नया डीएनए का स्ट्रैंड, पर आप देख सकते हो दोनों का जो आगे बढ़ने का डायरेक्शन है ना वो अलग अलग है। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि वो एक पोलैरिटी की बात करो तो 5 से 3 में ही डीएनए बनेगा, बट साइड की अगर बात करो तो वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है पेरेंटल स्ट्रैंड, उसको यूज करके नई नई स्ट्रैंड बनाई जाती है। पर वो नई नई स्ट्रैंड आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो एक दूसरे से अलग अलग है, पर दोनों का पोलैरिटी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 5 प्राइम to 3 प्राइम, यहाँ पे भी 5 प्राइम to 3 प्राइम। ओके, ये भी डायग्राम आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई ये डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स था, वहां पे हमने डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम रखा, किसके लिए? अनवाइंडिंग के लिए। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ओके, दूसरा वहां पे जोड़ा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन का भी काम क्या है? तो फिर से डीएनए के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड न बन जाए, फिर से रिवाइंड स्ट्रक्चर ना हो जाए इसलिए, और एटीपी एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज किया जाता है। ओके, तो अब सबसे पहले प्रोसेस में होता क्या है? तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते जाते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स अ शॉर्ट आरएनए चेन। लिसन, ये एंजाइम एक छोटा सा आरएनए का चेन बनाता है। जो आरएनए का चेन कंप्लीमेंट्री में होता है टू द टेम्पलेट डीएनए एज इट्स इनिशियल रीजन। टेम्पलेट डीएनए के ओपोजिट में एज इट्स इनिशियल रीजन। तो डायग्राम के अंदर हम लोग देख लेंगे, ये रहा आरएनए प्राइमर। तो आरएनए की जो छोटी सी सीक्वेंस है वो टेम्पलेट डीएनए के ओपोजिट में होगी और वो आरएनए प्राइमर दोनों साइड पे जोड़ा जाएगा। ये रहा आरएनए प्राइमर। तो एक आरएनए प्राइमर यहाँ पे आपने ऐड किया है और दूसरा यहाँ पे ऐड किया। तो आरएनए प्राइमर बनाता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज, और वो प्राइमर को ज्वाइन करने वाला एंजाइम होता है प्राइमेज। चलो, एक बार आरएनए प्राइमर इनिशियल रीजन ऑफ डीएनए की सीक्वेंस के साथ जुड़ जाता है, देन आफ्टर डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम क्या होता है? एक्टिवेट होता है, क्योंकि उनके एक्टिवेशन के बाद ही ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो है वो आरएनए का प्राइमर होगा। यहाँ पे भी जो है ये डॉट डॉट वाला लाइन वो आरएनए का प्राइमर है। तो जैसे ही आरएनए का प्राइमर जुड़ेगा उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम क्या होगा? एक्टिवेट होगा। चलो, तो पहले आरएनए पॉलीमरेज ने शॉर्ट आरएनए का चेन बनाया जो टेम्पलेट डीएनए के इनिशियल रीजन के अगेंस्ट में ओपोजिट होगा, उसका नाम है प्राइमर।
ये प्राइमेज नाम के एंजाइम से डीएनए के इनिशियल रीजन के पास जुड़ेगा. So only after the primer is formed, enzyme DNA dependent DNA polymerase become active. तो जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव होगा, based on the direction of replication, first chain is synthesized continuously. तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन को बेस्ड में रखते हुए पहली चेन जो है वो कंटिन्यूसली बनेगी, जिसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और वो स्ट्रैंड का नाम होगा लीडिंग स्ट्रैंड. तो कंटिन्यूअसली बनने वाली चेन को बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड. तो ये आपको दिख रहा है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और वो कंटिन्यूअसली है, तो वो स्ट्रैंड का नाम क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड. इवन आप ये डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि कंटिन्यूअस जो चेन है वो लीडिंग स्ट्रैंड है. ये रही लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ऑलवेज वो कंटिन्यूअसली ही बनती है. इवन ये दोनों डायग्राम के अंदर भी आप कंसिडर कर सकते हो, कंटिन्यूअसली जो चेन बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड है, और यहां पे भी जो ये कंटिन्यूअसली बना हुआ है वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा. तो एक चेन जो है वो कंटिन्यूअसली बनेगी, उसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड. ओके, सेकेंड चेन इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर डिसकंटिन्यूअसली है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है लेगिंग स्ट्रैंड. तो वो लेगिंग स्ट्रैंड का एक्सप्लेनेशन, तो ये आप देख सकते हो छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में. ये पहला पीस, दूसरा पीस, सब जगह पे आप देखोगे डायग्राम तो डिसकंटिन्यूअसली ही बना हुआ, तो वो स्ट्रैंड का नाम है लेगिंग स्ट्रैंड. यहां पे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि जो डिसकंटिन्यूअसली है वो होगा लेगिंग स्ट्रैंड. तो लेगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड दोनों बनेगी तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही. सो ये लेगिंग स्ट्रैंड जब बनती है, so on this template short piece of DNA along with RNA primer are joined. कि हर बार हमें RNA प्राइमर को लेगिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए जोड़ना पड़ता है, तब जाके डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट होगा और थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा. फिर से RNA प्राइमर जोड़ो, तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस आगे चलती ही रहती है. क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये पहला RNA प्राइमर, फिर थोड़ी सी सीक्वेंस बनी, दूसरा RNA प्राइमर, फिर से थोड़ी सी सीक्वेंस बनी. तो आपको छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे, एक पूरी कंटिन्यूअस सीक्वेंस नहीं मिलने वाली. तो ये जो छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं उसका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के पास भी आरएनए प्राइमर है, तो वो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 2. तो ये डीएनए पॉलीमरेज ने चलो आरएनए प्राइमर को हटा दिया. देन आफ्टर वो छोटे छोटे ओकाजाकी पीसेस को कौन जोड़ देता है? लाइगेज नाम का एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ देगा. सो फाइनली हम लोगों को कितनी स्ट्रैंड मिल जाएगी? 2, लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड. सो कंसिक्वेंटली आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5 है उसका रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली होगा, और दूसरी स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी 5 to 3 था वो डिसकंटिन्यूअस होगा. तो 3 से 5 वाले स्ट्रैंड का अगर पोलैरिटी आप देखो तो 3 to 5 जिसकी पोलैरिटी है वो पोलैरिटी आप लोगों को कंटिन्यूअस में दिखेगी, और 5 to 3 वाली जो पोलैरिटी है वो आपको डिसकंटिन्यूअस में जनरली दिखेगी. तो कंटिन्यूअस के लिए आपको मैंने नाम दिया था लीडिंग, एंड नॉन कंटिन्यूअस के लिए आपको नाम दिया था लेगिंग स्ट्रैंड. ओके, नाउ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की मैंने आपको पहले ही बात की कि जितने भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, सो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज, ताकि हमें कंप्लीटली 2 सीक्वेंस मिल सके. नाउ डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. खुद ये रेप्लिकेशन नाम की प्रोसेस डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसके लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता है. ऑल्सो रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, कि भाई डीएनए के कोई भी जगह से कभी भी रेप्लिकेशन नाम का प्रोसेस अपने आप इनिशिएट नहीं हो जाता. सो देयर इज अ डिफाइनाइट रीजन इन द इशेरिशिया कोलाई डीएनए वेयर रेप्लिकेशन इज ओरिजिनेट. तो इशेरिशिया कोलाई का अगर एग्जांपल लिया है तो उसके पास, उसके डीएनए के पास एक ऐसा पार्ट होगा जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगा, तो
तो वो पार्ट को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से एक्चुअल में रेप्लिकेशन नाम की प्रोसेस क्या होगी, इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी. So it is because of the requirement of the origin of replication, a piece of DNA if needed to be propagated during a recombinant DNA procedure which requires a vector. तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 11 और 12 के अंदर ये पूरी प्रोसेस बताई है कि भाई इट इज़ बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो हमें ऑलवेज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर डीएनए के पीस को प्रोपागेट करना हो, रिप्रोड्यूस करना हो, उसका क्लोन करना हो. तो रिप्रोड्यूस या तो क्लोन करने के लिए एक्चुअल में हमें कंपलसरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर, और उसके अंदर हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये वेक्टर्स के पास कंपलसरी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओरी के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं. तो एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए वेक्टर के पास, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, और तीसरा होना चाहिए क्लोनिंग साइट्स. सो फर्दर नॉट वेरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. चैप्टर नंबर 10 11th के अंदर आपको मैंने बताया था इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल. एस का नाम ही था सिंथेसिस. तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर रेप्लिकेशन डीएनए का होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर. सो चलो डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, एंड सेल डिवीजन का जो साइकिल है शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि रेप्लिकेशन होने के बाद मियोसिस या तो माइटोसिस के थ्रू कोऑर्डिनेशन में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है. पर कभी कभार क्या होता है कि फेलर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन. चलो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन कर दिया. तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस 2 बन गए, बट कौन सा प्रोसेस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस नाम का प्रोसेस अगर नहीं हुआ देन किसका डिवीजन नहीं हो रहा, साइटोप्लाज्म का. तो आप सोचो साइटोप्लाज्म का अगर डिवीजन नहीं होगा तो क्रोमोसोम के नंबर जो है, या तो उनका जो सेट है पूरा वो सेट डबल हो जाएगा, या तो 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है, will result into the polyploidy. and polyploidy का मतलब है क्रोमोसोमल एनोमली या तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जिसको बोला था पोलीप्लोइडी. तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये मैंने आपको पोलीप्लोइडी का पॉइंट कंसिडर करवाया था कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस का डिवीजन नहीं होगा. तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसे भी आप बोल सकते हो सिंसिटियम, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे उतने आपको क्रोमोसोम्स के सेट उसके अंदर मिलेंगे. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द मशीनरीज एज वेल एज एंजाइम्स विच यूज्ड टू रेप्लिकेट द डीएनए मॉलिक्यूल्स. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.